तो अगर देश को उठना है, पुरुषार्थ करना हो, हम सबको पुरुषार्थ करना हो। जो राजनीति की गंगा बड़े बड़े महलों में और बड़े बड़े जमींदारों का कैद थी, चौधरी चरण सिंह ने उस गंगा को गांव की गलियों में उतारा। किसानों की दुर्गति होती थी, पटवारी लेखपाल करते थे, उन सबको एक ही क्रम से बर्खास्त कर दिया कि किसानों के साथ इस जाति में नहीं होने दूंगा। अगर चौधरी चरण सिंह जी कॉटेज स्मॉल इंडस्ट्री की उस समय वकालत नहीं करते तो आज इस देश में क्या 6 करोड़ 33 लाख एमएसएमई होती। जो आज सादगी ईमानदारी की बात है, तो हमने गांधी जी को तो नहीं देखा। साल 1979 की बात है, जब शाम के वक्त एक परेशान फटेहाल मैले कुचैले कपड़े और धोती पहने किसान यूपी के इटावा जिले के उसराहार थाने में पहुंचा, जिसके पैर में चप्पल भी नहीं थी। हेड कांस्टेबल ने किसान से पूछा, हाँ क्या बात हो गई? इस पर किसान ने डरते हुए और सुकुचाते हुए बताया कि वह मेरठ से अपने रिश्तेदार के यहाँ बैल खरीदने आया है, लेकिन रास्ते में एक जेब कतरे ने उसकी जेब काट ली, इसीलिए वह शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस थाने में आया है। हेड कांस्टेबल ने नजरें टेढ़ी करके हड़काते हुए कई सवाल जवाब मांगे, सबूत मांगे। अंत में कांस्टेबल ने कहा, जाओ, शिकायत नहीं लिखी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल के इस व्यवहार से किसान निराश और परेशान हो गया और हताश होकर एक किनारे पर खड़े होकर सोचने लगा कि अब क्या होगा। तभी एक सिपाही ने उसे बुलाया और कुछ बातचीत की। बातचीत में यह तय हुआ कि अगर किसान कुछ रिश्वत का जुगाड़ कर ले तो उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। परेशान किसान ने पुलिस के इस ऑफर को मान लिया और इसके बाद मुंशी ने शिकायत लिखनी शुरू कर दी। सारी बात जो थी वो लिखने के बाद मुंशी ने कहा कि बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए अंगूठा लगाऊंगा। मुंशी ने किसान की ओर कागज और स्याही बढ़ा दी। फटेहाल किसान ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक मोहर और एक कलम निकाली। इससे पहले कि मुंशी कुछ समझ पाता, किसान ने कागज पर ठप्पा लगा दिया। मुंशी ने कागज पलटकर पढ़ा, उस पर मोहर लगी थी प्रधानमंत्री भारत सरकार, और किसान ने हाथ में कलम लेकर लिखा था अपना नाम। अब थाने में हड़कंप मच गया। पूरा थाना इस बात से हैरान था कि देश के प्रधानमंत्री हैं और एक किसान का वेश धारण करके थाने में रिपोर्ट लिखवाने आए थे। इसके बाद पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया। ये घटना अखबारों में दर्ज हुई। थाने चौकियों में डर की लहर कि आम फरियादी भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनन्य भक्त और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। कई थानों में गए, वहाँ देखकर स्टाफ नहीं था, बहुत जाती थी। कैदी जो पकड़ कर लाते थे उनकी क्या हालत थी, वहीं 2 कप में दुखी छापे मारे, सस्पेंड भी किए। किसानों की दुर्गति होती थी, पटवारी लेखपाल करते थे, उन सबको एक ही क्रम से बर्खास्त कर दिया कि किसानों के साथ इस जाति में नहीं होने दूंगा। आप सभी को सादर नमस्ते। मैं हूं हरप्रीत कौर। शत शत नमन के हमारे आज के किस्से में है देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जो 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार देश के गृह मंत्री बने, वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री तक बने, साथ ही 1 बार देश के प्रधानमंत्री तक बने। लंबा राजनीतिक जीवन व्यतीत करने के बाद भी उन्होंने अपने लिए संपत्ति नहीं बनाई। जब 84 साल की उम्र में 29 मई 1987 में निधन हुआ, उस समय उनके खाते में मात्र 470 रुपए थे। ये कहानी वर्ष 1900 के आसपास शुरू होती है। बुलंदशहर जिले के स्थाना इलाके में चितसोना अलीपुर गांव के रहने वाले मीर सिंह और पत्नी नेत्र कौर 5 एकड़ खेती पट्टे पर करने के लिए करीब 15 किलोमीटर दूर नूरपुर गांव में जा बसे। यहीं 23 दिसंबर 1902 को चरण सिंह ने जन्म लिया। कुछ साल बाद जमींदार ने यह जमीन ऊंची कीमत पर बेचने का फैसला ले लिया। यह कीमत चुकाना उनके पिता मीर सिंह के बूते की बात नहीं थी। मीर सिंह को जमीन छोड़नी पड़ी और वह एक बार फिर परिवार को लेकर 60 किलोमीटर दूर मेरठ के भूपगढ़ी गांव में जाकर बस गए। वर्ष 1922 तक चरण सिंह का परिवार यहीं रहा। इसी परिवेश में चौधरी चरण सिंह के नन्हे हृदय में ब्रिटिश सत्ता और गांव के गरीब किसान के शोषण के खिलाफ
संघर्ष का बीज आरोपण हुआ। भूपगढ़ी गांव के पास ही 3 किलोमीटर दूर जानी खुर्द गांव के सरकारी स्कूल में प्रतिदिन पैदल चल के पढ़ने आते थे। इसके बाद चरण सिंह का अगला पड़ाव मेरठ शहर का मॉरल ट्रेनिंग स्कूल था, जहां वह 1 साल पढ़े और इसके बाद 1914 में मेरठ के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिल हो गए। 9वीं कक्षा में उन्होंने विज्ञान विषय चुना, साथ में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास विषय थे। चरण सिंह ने 1919 में हाई स्कूल और 1921 में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके आगे उन्हें पढ़ाना उनके पिता मीर सिंह के बूते की बात नहीं थी। पिता ने आगे पढ़ाने से इनकार कर दिया, वजह थी घर की गरीबी। इस हालात में जब यह बात उनके ताऊ लखपत सिंह को पता चली तो आर्थिक तंगी के चलते चरण सिंह की पढ़ाई बाधित हो रही है, तो उन्होंने वादा किया कि चरण सिंह की पढ़ाई पूरी करने तक उनकी शिक्षा का खर्च वे उठाएंगे। चरण सिंह उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए आगरा कॉलेज चले गए। 1923 में बीएससी, 1925 में एमए और 1927 में कानून की पढ़ाई पूरी की और इसी दौरान 25 जून 1925 को गायत्री देवी से उनका विवाह हो गया। चौधरी चरण सिंह ऐसे वक्त में बड़े हुए जब देश में आजादी की लड़ाई चरम पर थी। ये वो दौर था जिसमें जलियांवाला बाग से लेकर नित्य बड़े कांड हो रहे थे। देश गुलामी में कैद था तो समाज छुआछूत में लीन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें झकझोर दिया था। ये वो दौर था जब सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए उस वक्त 2 विचारधारा परिवर्तन कर रही थी। एक में उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी को चुना तो राजनीतिक बदलाव के लिए महात्मा गांधी से प्रभावित हुए, किंतु ये प्रभाव लंबा ना चल सका और साल था 1926। इस दिन चरण सिंह अपना 24वां जन्म दिवस मना रहे थे तो अब्दुल रशीद नाम के एक हत्यारे ने शुद्धि आंदोलन के विरोध में तत्कालीन आर्य समाज के बड़े नेता शिखर पुरुष महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या कर डाली। हत्यारे अब्दुल रशीद को गांधी ने अपना भाई कहा था और इस हत्या के लिए माफ कर दिया था, लेकिन चौधरी चरण सिंह शुद्धि आंदोलन के समर्थक थे। उन्होंने हत्यारे के लिए मृत्यु दंड की मांग की। दूसरा, चौधरी चरण सिंह सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समोल्लास को मानते थे, जबकि गांधी उस समोल्लास को हटाने की मांग करते थे। उनसे पूछा गया एक बार कि स्वामी दयानंद और गांधी जी का प्रभाव आपके मन पे क्या पड़ा, कैसे पड़ा। उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद को अवसर नहीं मिला, पर उनकी जो सोच थी समाज सुधार के बारे में, लड़कियों के बारे में, जाति के बारे में, गांधी जी की और उनकी सोच में हमारे हिसाब से मेल था। चौधरी चरण सिंह ने पेशेवर, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एक साथ शुरुआत की। तत्कालीन मेरठ जिले के गाजियाबाद शहर में उन्होंने दीवानी के मुकदमों से वकालत शुरू की। साथ ही साइमन कमीशन का विरोध उनका पहला राजनीतिक कदम था। फिर हुआ नमक सत्याग्रह और उसमें सक्रिय भागीदारी, यहाँ तक कि अप्रैल 1930 को 6 माह के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भेज दिया और उसके अगले साल मेरठ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में निर्विरोध चुने गए। वहाँ 27 वर्ष की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। गाजियाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, जिसमें 1939 तक कई पदों पर रहे। समांतर रूप से 1939 तक गाजियाबाद आर्य समाज प्रधान समिति के अध्यक्ष और महासचिव रहे। मैंने सन 1919 में हाई स्कूल पास किया था, मेरठ के गवर्नमेंट हाई स्कूल से। महात्मा गांधी जब बागडोर उन्होंने देश की संभाली थी, अंग्रेजों से बगावत करने के लिए कांग्रेस की बागडोर उन्होंने संभाली। तो उस वक्त मेरी पीढ़ी के जो लड़के थे, स्कूल और कॉलेज में पढ़ते थे, महापुरुषों के नाम हमारे सामने थे। स्वामी दयानंद, स्वामी रामतीर्थ, जिनके हम जीवनी पढ़ते थे, जिनकी किताबें पढ़ते थे। महर्षि दयानंद जी से इतने प्रभावित थे कि सामाजिक बदलाव, हरिजनों का उत्थान, सत्याग्रह, बलिदान, आत्मसंयम, सादगी, सत्य ही धर्म है जैसे सिद्धांत को उन्होंने अपने जीवन में उतार लिया था। ऐसा उतारा था कि जब चौधरी चरण सिंह आगरा कॉलेज के हॉस्टल में रहते थे तो एक भंगी के हाथ का बना खाना खाते थे। बाद में गाजियाबाद आकर उन्होंने एक दलित को अपने घर में रसोइया रखा, जो 1939 तक उनके साथ रहा। इस कारण चौधरी चरण सिंह को अपने समाज और रिश्तेदारों के बीच बहिष्कार का सामना करना पड़ा था, किंतु महर्षि दयानंद जी का यह शिष्य जरा भी विचलित ना हुआ। आज के समय में हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती,
और जब हम कोई अंतर नहीं मानते हैं तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। लेकिन हम 100 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय आगरा कॉलेज में जितने छात्र थे और उनके सहयोगी थे, उन्होंने विरोध कर दिया। उन्होंने जाति प्रथा का हमेशा विरोध किया, हर स्तर पर विरोध किया, नवीन विचार सामने लाए। आज भी हम लोग शर्माते हैं उन बातों को कहने से, जिन बातों को सामाजिक और राजनीतिक मंचों से चौधरी साहब खुल के कहा करते थे। वर्ष 1937 चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया। कांग्रेस इंडिया एक्ट देश में 1921 से लगातार हो रहे प्रांतीय और स्थानीय चुनावों का बहिष्कार कर रही थी, लेकिन 1937 के चुनाव में भाग लेने का ऐलान कर दिया। यूनाइटेड प्रोविंस असेंबली के लिए कांग्रेस ने चरण सिंह को मेरठ जिले की दक्षिण पश्चिम सीट से टिकट दे दी। इस निर्वाचन क्षेत्र में तहसील बागपत और गाजियाबाद शामिल थी। उन्होंने कुल मतों के 78% से ज्यादा हासिल करके नेशनल पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। इसी सीट का नाम आगे चलकर छपरौली हो गया था। किंतु साल था 1941, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चरम पर था, जिसके कारण 1941 में उन्हें फिर से जेल भी जाना पड़ा। कारण मेरठ, मवाना, सरधना, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किए थे। देश आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन महर्षि दयानंद का यह शिष्य सामाजिक सिद्धांत पर अडिग रहा। साल था 1959, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सुझाव दिया। कांग्रेस के तमाम नेता चुप रहे। कांग्रेस में प्रधानमंत्री नेहरू की तूती बोलती थी। नेहरू से असहमति का अर्थ था कांग्रेस में अपने राजनीतिक भविष्य पर पूर्ण विराम लगा लेना। किंतु अकाट्य तर्कों के साथ चौधरी चरण सिंह ने नेहरू के प्रस्ताव का भयंकर विरोध किया। नेहरू की जय जयकार में ही अपना भविष्य देखने वाले कांग्रेसियों की करतल ध्वनि के बीच चरण सिंह ने कहा था कि ये तालियां बताती हैं कि आप सब मेरे विचारों से सहमत हैं, परंतु आप में मेरी तरह खुले विचार रखने का साहस नहीं है। जाहिर है, अपने उस साहस की कीमत चरण सिंह को बाद में कांग्रेस से इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी, पर वह उनकी राजनीतिक पारी का अंजाम नहीं बल्कि ऐसा आगाज साबित हुआ जिसने देश में बदलावकारी वैकल्पिक राजनीति की नींव रख दी थी। उन्होंने राजनीति की ऐसी नींव रखी जो लगभग 3 दशक तक उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ओडिशा में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का आधार रही। चौधरी चरण सिंह की समझ पर सवाल उठाने वाले उन्हें सिर्फ किसान और मजदूर का नेता मानने लगे। मिक्स हिंदी इंग्लिश बोलने वाले लोगों ने शायद उनकी अंग्रेजी में ही लिखी इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी समेत शिष्टाचार आदि पर उपलब्ध अनेक पुस्तकों में से कोई भी नहीं पढ़ी होगी। दरअसल कृषि प्रधान भारत की जमीनी अर्थव्यवस्था की सही समझ महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी चरण सिंह में ही दिखी। जो है चाहते थे कि जो परिवार खेती में हैं, जमीन का मालिकाना हक उन पर रहना चाहिए जो खेती कर रहे हैं, लेकिन उससे अलग भी हमें दूसरे स्रोत खड़े करने पड़ेंगे। वो गाँव की तस्वीर उस लिहाज से बदलना चाहते थे। तो चौधरी चरण सिंह जी ने पटवारी की जगह नाम दिया लेखपाल, कि लेख का पालन करना होगा। पिछले साल ज़मीन अगर त्रिलोक त्यागी के नाम है तो अगले साल दूसरे के नाम कहाँ से आ गई, कैसे आ गई। तो जो पटवारी इस तरह करते थे, जब लेखपाल उन्होंने बांधा उनको वो बर्खास्त कर देते थे, तो वो दहशत आज तक है। इसलिए लेखपाल अब कहीं भी किसी गलत नाम को नहीं चढ़ाते हैं। ये चौधरी चरण सिंह जी ने किया। चौधरी चरण सिंह जी ने मंडी समिति एक्ट लाए। चौधरी चरण सिंह चकबंदी का कानून लाए। किसान की ज़मीन बिखरी पड़ी रहती थी, चौधरी चरण सिंह जी ने उनको इकट्ठा करके एक साथ, और एक काम बड़ा किया उन्होंने कि जो चकबंदी से 5% ज़मीन छूट पे मिलती थी वो ग्राम सभा में जाती थी, उसमें ये भी कानून लाए कि ये हरिजनों को अलॉट होगी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में चरण सिंह जी को लंबा कार्यकाल नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिन भूमि सुधारों की पहल की, उन्हीं से प्रेरित होकर वाम मोर्चा पश्चिम बंगाल में 3.5 दशक तक शासन करने में सफल रहे। चौधरी चरण सिंह का सबसे बड़ा राजनीतिक योगदान यह रहा कि नेहरू की चरम लोकप्रियता और कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी वर्चस्व के दौर में उन्होंने वैकल्पिक राजनीति की उम्मीद ही नहीं जगाई, बल्कि उसे केंद्रीय सत्ता परिवर्तन के अकल्पनीय मुकाम तक पहुंचाया भी।
नई पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा कि चरण सिंह महज राजनेता नहीं थे, बल्कि बड़े कृषि वैज्ञानिक और समाज सुधारक भी थे। यह भी कि समाज सुधार उनके लिए प्रवचन नहीं बल्कि जीवन में आचरण का विषय था। चौधरी चरण सिंह इस भेदभाव को उचित नहीं मानते। उनके अनुसार जन्म से कुछ भी तय नहीं होता, कर्म से तय होता है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि शोषण के कारण असमानता है। अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाने से साफ इनकार से लेकर आर्य समाज के अनुयायी चरण सिंह देश के शीर्ष पद तक पहुंचकर भी सादगी की मिसाल बने रहे। शासन व्यवस्था का हाल जानने के लिए भेष बदलकर सरकारी दफ्तरों में जाने और शिकायत मिलने पर चुनाव सभा के मंच से ही उम्मीदवार बदलने की घोषणा जैसी बातें आज फिल्मी कथा सी लगती हैं, पर यही चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक शैली थी। कभी किसी अपने के भी गलत काम का बचाव नहीं किया तो किसी पराये के अच्छे काम की प्रशंसा करने में कभी कंजूसी नहीं की। ऐसे विराट व्यक्तित्व और कृतित्व वाले जन नेता की विरासत को उनके वारिस बढ़ाना तो दूर संभाल तक नहीं पाए। चौधरी चरण सिंह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नूरपुर से संघर्षपूर्ण राजनीतिक सफर शुरू करके देश की सत्ता हासिल की थी। चौधरी चरण सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी विचारधारा से भारतीय राजनीति में न केवल खेतीबाड़ी और किसान बल्कि मजदूरों को उनका वह हक दिलवाया जिससे हर कोई व्यक्ति दिल से अपनी जुबान पर चौधरी चरण सिंह का नाम लेने को मजबूर है। सच्चा महर्षि दयानंद सरस्वती का भक्त वही जो किसी भी कीमत पर सिद्धांतों से समझौता नहीं करता है। संसार में उन्हीं महापुरुषों की परम गाथा को गाया जाता है जो सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के इस सच्चे सिपाही को आर्य समाज का शत शत नमन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत उनके पौत्र श्री जयंत चौधरी